नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल हेल्थ के एक और विशेष एपिसोड में। मैं हूं निखिल सिंह और आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया भर में एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। और हम बात करेंगे लंग कैंसर की या फेफड़ों के कैंसर की। और ये बीमारी तेजी से फैल रही है और हर साल लाखों लोगों को प्रभावित कर रही है। फेफड़ों के कैंसर के बारे में जानकारी, इसके लक्षणों की पहचान और इसमें किस तरह से इसके बारे में जल्द इलाज करवाया जाए, क्या कुछ है इससे जुड़ी हुई बातें, इसके बचाव के तमाम तरीकों के बारे में लोगों की जानकारी बेहद ज़रूरी है। और अगर इस बीमारी से जुड़ी सभी ज़रूरी बातें लोगों को पता होंगी तो इसकी रोकथाम करने में काफ़ी मदद मिल सकेगी। तो दर्शकों, कैंसर चिकित्सा को लेकर लगातार हो रहे शोध और इलाज की आधुनिक तकनीकों ने इस बीमारी से जूझ रहे मरीजों को एक बड़ी राहत दी है। और ऐसे में यह समझने की जरूरत है कि कैंसर लाइलाज नहीं रह गया है। साथ ही ज्यादा समझने की भी जरूरत है कि कैंसर से बचाव कैसे किया जाए, इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। तो लंग कैंसर से जुड़े इस विषय पर तमाम बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर, जो अपने अनुभव और ज्ञान से जुड़े अपने इस बीमारी के विषय में और गहराई से आपको बताएंगे, दर्शकों को समझाएंगे। तो आइए उनसे आपका हम परिचय करा दें कि उनसे तारीफ करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार, जो कि प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स, न्यू दिल्ली से जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर सचिन खुराना, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी, एम्स, न्यू दिल्ली। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। और एक और विशेषज्ञ डॉक्टर हमसे शीघ्र ही जुड़ेंगे। तो और दर्शकों, आप भी हमारे इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं और उसके लिए हमारी जो फ़ोन लाइनें हैं वो खुल गई हैं। आप सीधे हमें फ़ोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर। हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लें, 011-2338-7031 और इसके अलावा 011-2309-7670। आप इन टोल फ्री नंबर्स पर फ़ोन करके अपने सवाल, जो आपके जहन में जो भी शंकाएं हों, उसके विषय में आप बात कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं अपना सवाल ddnewstotalhealth@gmail.com पर। तो हम अपने विशेषज्ञों से, डॉक्टर से इसके विषय में जानकारी लेंगे और आपको जवाब देंगे। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर सुनील कुमार, आपसे ये जानने की कोशिश करें कि जब फेफड़ों की कैंसर की बात करते हैं, लंग कैंसर की, कैसे इस कैंसर को समझें, कितना लोड हमारे देश में इस बीमारी को लेकर के है, कितनी चिंता का विषय है? सबसे पहली बात तो ये है कि कैंसर जो खुद एक अपने आप में एक पब्लिक हेल्थ के लिहाज से बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है और चिंता का विषय भी बन चुका है। अब रही बात कि उसमें अगर देखें तो लंग कैंसर कितना खतरनाक है या कितना लोड उसका, जहाँ तक वो सवाल है, तो इस सवाल को इस तरह से समझा जा सकता है कि जो सबसे ज़्यादा जो डायग्नोज होते हैं, सबसे ज़्यादा जिन कैंसर्स का पता चलता है, हमेशा इंडिया में, भारत में जो पहले 3 में लंग कैंसर हमेशा रहता है जी। और रही बात कैंसर से मरने वाले लोगों की, अगर तादाद के लिहाज से देखें तो हमेशा नंबर 1 होता है। अच्छा, तो जितनी बीमारी, जितनी लोगों को पता चलती है, उसके मुकाबले जितने लोग इस बीमारी से, खासकर मैं लंग कैंसर की बात कर रहा हूँ, फेफड़े कैंसर की वजह से जिनकी लोगों की मृत्यु होती है, वो आंकड़ा बहुत ज़्यादा भयावह है। और कैंसर से मरने वाले लोगों की कारण में अगर आप देखेंगे तो लंग कैंसर नंबर 1 पर है। और रही बात कितने लोगों की होती है, तो अभी का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से लगभग हर 1 लाख लोगों में से जो भारत में 120 से 130 लोगों को कैंसर होता है, और उन 120 से 130 लोगों में करीब करीब 10 से 11 लोग जो हैं वो लंग कैंसर के होते हैं। ठीक है। डॉक्टर सचिन, फिर लंग कैंसर के बारे में अगर समझना हो तो कैसे समझे, क्या स्टेजेस इसमें होती हैं, कैसे समझे, क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, इस विषय में बताइए। तो देखिए, जैसे कि अभी यहाँ डॉक्टर सुनील ने बताया कि लंग कैंसर एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम बनता जा रहा है। तो आपने बहुत ही सही सवाल पूछा कि क्या इसके, मैं शुरू करूँगा रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, उसके बाद आगे हम इसके जाना चाहेंगे। ठीक बात। तो
जो सबसे प्रमुख रिस्क फैक्टर इसका देखा गया है वो स्मोकिंग है, यानी सिगरेट या बीड़ी जिसपे तंबाकू का सेवन। स्मोकिंग मैं कहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेजर रिस्क फैक्टर है इस बीमारी के लिए। तो आप ये समझिए कि जो इंसान स्मोक करता है उसमें ये कैंसर होने का 10 से 30% ज़्यादा चांस होता है। तो पहला हो गया स्मोकिंग। इसके अलावा बाकी जो रिस्क फैक्टर्स हैं जिनके कारण ये हो सकता है वो कम करते हैं, लेकिन फिर भी उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें से कि एक आजकल आ रहा है, बहुत हम बात भी हो रही है एयर पॉल्यूशन की। जी, एयर पॉल्यूशन भी जो रिसेंट हमारा जो अध्ययन हुए हैं उनमें ये बात आई है कि एयर पॉल्यूशन भी लंग कैंसर को कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा जैसे हमारे देश में या आपको देखिए कि कुछ रूरल एरियाज़ में वहाँ पे चूल्हा जो होता है, चूल्हा जैसे आप वुड या कोल से या लक्कड़ से या उससे जो अपना गैस के बजाय वो चीज़ यूज़ करते हैं, वो भी एक कारण है। वहाँ से जो स्मोक निकलता है वो भी एक कारण है लंग कैंसर होने का। इसके अलावा कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं, कुछ केमिकल्स हैं, या आप ये समझ लीजिए जिनका चांसेस कम है लेकिन वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं। आई थिंक हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है एयर पॉल्यूशन, उससे ऊपर सिगरेट स्मोकिंग और जो चूल्हा गैस स्मोक, ये सबसे 3 प्रमुख कारण हैं। जी 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 जी। तो डॉक्टर सुनील, इसके लक्षणों की बात करें और ख़ास तौर पर जब कैंसर जैसी बीमारी के बारे में बात करते हैं तो अक्सर जो मरीज़ है वो ये देखने में आता है कि जो अर्ली स्टेजेस हैं उसमें नहीं जान पाते। तो लंग कैंसर की बात करें, आप लोग लगातार इस बीमारी से लोगों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो किस तरह के मरीज़ किस स्टेज में ज़्यादातर प्रेजेंट करते हैं? स्टेजेस अगर समझनी हो तो कैसे समझें, लक्षण क्या है? और ख़ास तौर पर ये भी जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के फ़ायदे के लिए कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि अर्ली स्टेजेस में ही पता चल सके? कुछ ऐसे लक्षण हैं क्या, कुछ ऐसा हो सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। और सबसे पहली बात है कि कैसे पता चलेगा कि कैंसर का शक हो सकता है। उसके कुछ लक्षण जो है वो ध्यान में रखने चाहिए। पहली चीज़ है कि किसी भी व्यक्ति को अगर पुरानी, जैसा कि डॉक्टर सचिन ने बताया कि हिस्ट्री है स्मोकिंग की, धूम्रपान की, चाहे किसी भी रूप में हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, किसी भी रूप में टोबैको का यूज़ का, तंबाकू के यूज़ का अगर इस्तेमाल की एक लंबी हिस्ट्री है, 10 साल से ज़्यादा की हिस्ट्री है, कोई व्यक्ति जो खासकर 40 साल, 45 साल, 50 साल से ऊपर का व्यक्ति है जी, और उनमें अगर कभी भी इस तरह के लक्षण जैसे लगातार खांसी रहना, खांसी में खून का आना जी, लगातार वजन गिरते जाना जी, लगातार ऐसा होना कि बार बार छाती में इन्फेक्शन हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, ये सब अगर कुछ कुछ लक्षण बार बार हो रहे हैं और व्यक्ति को पुरानी स्मोकिंग उसकी हिस्ट्री है जी, ऐसे केसेस में हमेशा पहला शक होता है कि एक संभावना होती है कि शायद लंग कैंसर हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि सारे लोग जिनको इस तरह के लक्षण होते हैं उनको लंग कैंसर ही हो, लेकिन वहां से आपको शक पैदा होता है। तब उसके बारे में आप आगे इन्वेस्टिगेट करते हैं और पता चलता है कि हाँ जी, व्यक्ति को लंग कैंसर, फेफड़े की कैंसर है, और तब वहां पर उसके बाद बात आती है कि किस स्टेज की बीमारी है। तो मोटा मोटी आप समझे कि वैसे तो कैंसर के 4 स्टेज होते हैं और ये लगभग हर कैंसर की बात है, लेकिन जो आपके लिए ज़्यादा जरूरी जानना ये चीज़ है, खासकर एक आम जनता के लिए, कि अर्ली स्टेज या जल्दी के स्टेज की बीमारी जो वर्सेज एडवांस स्टेज की बीमारी। जी, अर्ली स्टेज की बीमारी का मतलब ये होता है कि बीमारी जहाँ शुरू हुई थी, फेफड़े में जहाँ शुरू हुई थी वहीं तक है, वहाँ से बाहर निकलकर किसी और भाग में नहीं फैली हुई है। एडवांस बीमारी का मतलब है कि जो कि फेफड़े से बाहर निकलकर शरीर के बाकी किसी हिस्से में, जैसे दिमाग में फैल जाना, पेट में, लिवर में फैल जाना और भी किसी अंग में फैल जाना, तो उस स्थिति को एडवांस स्टेज की बीमारी कहते हैं। और एक बार जब वह स्थिति पहुंच जाती है जिसकी कि आप स्टेज 4 के नाम से जानते हैं, तो एक तरह से आप इसे कह सकते हैं कि काफ़ी बीमारी आगे फैल चुकी है और इसमें बीमारी का जो बिहेवियर है, व्यवहार है, वो अर्ली स्टेज के मुकाबले बिल्कुल अलग हो जाता है और उसका रिजल्ट भी उसके मुकाबले बहुत ही खराब होता है। जी। तो किस तरह के मरीज ज़्यादातर प्रेजेंट करते हैं आप लोगों के पास? और डॉक्टर सुनील, ये भी समझना चाहेंगे कि क्या कोई तरीका ऐसा है कि अर्ली स्टेजेस में इसको डिटेक्ट किया जा सके, इसको पकड़ा जा सके? ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इसके 2 पहलू हैं।
जी। पहली बात तो एक आम जनता की जो अवेयरनेस है कि आपको खुद का शक होना, जैसा मैंने लक्षण बताया, लगातार खांसी रहना, खांसी में कभी भी खून का आना, लगातार छाती में दर्द रहना, या फिर बार बार निमोनिया बनना, वजन घटना, भूख में कमी का आना, ये सब अगर कुछ कुछ चीजें हैं, पहली बात तो खुद को व्यक्ति को शक होना चाहिए। उसके बाद जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तब बात आती है कि इसके और भी क्या क्या संभावनाएं हैं। ज्यादातर जो जिनको पता होता है हमारी जो मेडिकल कम्युनिटी में, उनके दिमाग में खतरे की घंटी बज जाती है कि हो ना हो इसमें कैंसर की भी संभावना है। तो उसके लिहाज से आगे वो किया जाता है, जांच की जाती है। दूसरी संभावना काफी बार होती है कि भाई हो सकता है इसमें टीबी की संभावना है, तो कई बार आप उसका इलाज टीबी के लाइन पर करते रह जाते हैं और एक्चुअल उसका डायग्नोसिस बहुत बाद में आता है और पता चलता है कि नहीं ये तो टीबी नहीं था बल्कि लंग कैंसर था। तो ये दोनों खुद की अपने शक की जो गुंजाइश होनी चाहिए, और एक मेडिकल कम्युनिटी के लिए भी मैं एक संदेश जरूर होता है कि इसके बारे में जब तक दिमाग में आपके नहीं रहेगा तब तक आप शक नहीं कर पाएंगे, और जब तक आप शक नहीं करेंगे तब तक उसके बारे में सोचेंगे नहीं, उसके बारे में आगे जांच नहीं करेंगे। जी डॉक्टर सचिन, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय डॉक्टर सुनील ने उठाया है कि टीबी की जांच कई बार करते रह जाते हैं, बीमारी मिमिक सी करती है, एक जैसी दिखती है, और ख़ास तौर पर इस जब डायग्नोसिस करते हैं तो क्या क्या दरअसल अंतर है टीबी और लंग कैंसर के डायग्नोसिस में, और क्या बायोप्सी के बिना इसका डायग्नोसिस नहीं हो सकता? कैसे कैसे समझें इस पूरे विषय को? देखिए, जैसे कि अभी डॉक्टर सुनील ने बताया, लंग कैंसर और टीबी के बीच में काफ़ी समानताएं हैं, और उन्हीं समानताओं के कारण अक्सर और टीबी ज़्यादा कॉमन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि टीबी होने के चांस इंसान को शायद ज़्यादा है, कैंसर होने के चांस कम है। इसलिए एक ऐसा इस तरह का रहता है कि अगर कुछ इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं, खांसी में खून या वजन का गिरना, और किसी ने एक्सरे किया, डॉक्टर ने एक्सरे किया, शायद डॉक्टर ने सीटी स्कैन भी किया, उसमें कुछ गांठ जैसा दिखा, तो उस तरह की गांठ टीबी में भी हो सकती है और लंग कैंसर में भी हो सकती है। तो अक्सर पहली एक जो टेंडेंसी रहती है वो है टीबी का दवाई देने का, वो है। इसमें जो प्रमुख चीज़ें हैं, टीबी को टेस्ट करने के कुछ बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ें हैं, यानी बलगम में टीबी का जो बैक्टीरिया है उसका दिखना माइक्रोस्कोप के अंदर, वो एक ऐसी चीज़ है जो टीबी को पक्का कर देती है। इसके अलावा कुछ और एडवांस टेस्ट भी हैं जो आजकल अवेलेबल हैं, जो बता सकते हैं पुख्ता तौर पे कि ये मरीज को ट्यूबरकुलोसिस है और वो नहीं है। लेकिन यहाँ एक और चीज़ समझिए, कभी कभी खासतौर से हमारे देश में जहाँ पे टीबी का इतना ज़्यादा इंसिडेंस है और लंग कैंसर का भी इंसिडेंस है, अक्सर दोनों चीज़ें इकट्ठी भी देखी गई हैं। अच्छा, यानी कि टीबी भी हो सकती है और लंग कैंसर भी हो सकता है? दोनों भी हो सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे एक इंडेक्स ऑफ सस्पिशन, यानी कि एक शक होना बहुत ज़रूरी है डॉक्टर के मन में भी, और मरीजों में भी जागरूकता होनी चाहिए कि टीबी का दवाई लिया, 1 महीना टीबी का दवाई खाया, सिम्टम ठीक नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? 1 महीने का दवाई ले लिया है तो सिम्टम ठीक होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। तो एक लोगों में जागरूकता, और जो डॉक्टर्स हैं उनके अंदर एक शक होना चाहिए कि क्यों नहीं ठीक हो रहा, वैसे में फिर और टेस्ट करने चाहिए। और आपने एक सवाल उठाया बायोप्सी का, तो कैंसर का जो डायग्नोसिस है, हमें जो बाकी सब चीज़ें हैं, चाहे वो सीटी स्कैन है, चाहे वो पेट स्कैन है, उनसे हमें दिखेगा कि कोई गांठ है, पर वो किस चीज़ की गांठ है वो बायोप्सी से ही पता लगेगा। माइक्रोस्कोप में देखने से ही बात समझ में आएगी कि ये कैंसर की गांठ है, इन्फेक्शन की गांठ है, या फिर कुछ और है। तो बायोप्सी मस्ट है, बायोप्सी बहुत ज़रूरी है जानने के लिए कि मरीज को कैंसर है, टीबी है, या दोनों है। अच्छा, अब क्या अगर कोई टीबी का मरीज है डॉक्टर खुराना, तो उसको आगे स्टेजेस में या आगे चल करके लंग कैंसर भी हो सकता है? तो हाँ, तो जैसे कि हमने बात किया था लंग कैंसर के रिस्क फैक्टर्स में, उसमें 3 मैंने आपको प्रमुख बताए थे। तो ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों को जिनको पुराने इन्फेक्शन हुए हैं, उनमें से एक ये टीबी भी है। उसकी वजह से कुछ ये समझ लो स्कार रह जाता है, निशान रह जाता है। जैसे चोट का निशान होता है, वैसे ही एक इन्फेक्शन का, इन्फ्लेमेशन का निशान लंग्स के अंदर रह जाता है। तो ऐसा देखा गया है कि वो जो निशान है, या उन निशानों में रेयरली लंग कैंसर डेवलप हो सकता है। तो एक कम प्रमुख कारण, लेकिन एक कारण है। ठीक बात है। डॉक्टर सुनील, मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए ये जो विषय है बेहद महत्वपूर्ण है कि टीबी का इलाज करा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि लंग कैंसर भी है। तो इसको
क्या आपको लगता है कि हमारे देश में चाहे वो डॉट्स हैं या जो डिस्ट्रिक्ट्स पे तमाम हॉस्पिटल हैं गवर्नमेंट लेवल पे और वैसे भी, तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की ज़रूरत है, थोड़ा इस बात को जानकारी दिया जाए, या एडवांस डायग्नोसिस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो होना चाहिए ताकि जो तमाम रिमोट इलाके हैं वहाँ भी जो, क्योंकि टीबी उन्मूलन का जो कार्यक्रम है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है, इस बीच में ये भी जानना ज़रूरी है कि उनमें से कुछ लोगों को लंग कैंसर भी हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और पहली बात तो ये है कि जैसे आपने बोला कि जल्दी कैसे पता चलेगा, तो उसको शुरुआत होती है मरीज के पास से ही जी। कि अगर आपको कुछ इस तरह के लक्षण है जैसा हम लोगों ने बताया, तो कभी भी उसमें उसके ऊपर बैठे न रहें, जरूर उससे डॉक्टरी सलाह लेने की आवश्यकता है। एक बार जब आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तब वहां से शुरू होता है कि उसको कैसे तुरंत डायग्नोज किया जाए, और उसमें आता है कि जो टीबी वर्सेस लंग कैंसर की उनको अलग करने की, डिफ्रेंशिएट करने की बात है, हाँ। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है जी। तो उसके दो पहलू हैं। पहली बात तो ये होनी चाहिए कि उसके लिए जो पर्सनल ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है कि तभी आप उसके बारे में शक भी कर सकते हैं जी। अगर आपने शक किया हुआ, उसके बाद उसको कैसे पुख्ता करना है उसके लिए कुछ जांच होते हैं, और वो सुविधाएं जब तक से हमारे कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल में नहीं उपलब्ध होंगी तब तक कई बार ये होता है कि आप मान कर चलते हैं और उसके हिसाब से इलाज कर रहे होते हैं, जो कि शायद 100% सही ना हो। हाँ। और ये जो सुविधाएं हैं खासकर ब्रोंकोस्कोपी की और बायोप्सी की सुविधा, ये दो चीज जब तक नहीं होगी तब तक कैंसर का इलाज उस स्तर पर नहीं किया जा सकता है, और उसके लिए कुछ हद तक जो पर्सनल एक्सपर्टाइज, विशेषज्ञता की भी जरूरत होती है, और ये शायद हर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल या प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे शायद संभव नहीं है। इसलिए बेहतर यही होता है कि कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल जहां पर कि काफी सारे मरीज आते हैं टीबी को लेकर, और वहां पर काफी हद तक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, अगर वहां पर ध्यान दिया जाए, इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर, सीटी स्कैन, ब्रोंकोस्कोपी और बायोप्सी की सुविधा अगर ये वहां पर उपलब्ध है तो शायद इसे जल्दी से जल्दी डायग्नोज किया जा सकता है। जी 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 जी। तो यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो लंग कैंसर से बचाव को लेकर के क्या कुछ इसका उपचार हो सकता है, इन सारे विषयों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं लंग कैंसर पर, उसके बचाव पर, किस तरह से उसके लक्षण प्रेजेंट कर सकते हैं और क्या कुछ उसका उपचार हो सकता है, रोकथाम इसकी कैसे की जा सकती है। और एक और विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर कुमार प्रभाष, जो कि प्रोफेसर इन हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कुमार, बहुत स्वागत है आपका, और हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और डॉक्टर सचिन खुराना, जब हम इतने तमाम रिस्क फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, तो उपचार की बात करें, क्या कुछ ऑप्शंस है हमारे पास, इलाज के क्या क्या विकल्प हैं अगर एक बार डायग्नोसिस हो जाता है, लंग कैंसर डिटेक्ट होता है तो? ठीक है, एक बार अगर लंग कैंसर डिटेक्ट हो गया है तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो स्टेप रहता है वो है कि उसका स्टेज क्या है। जैसे कि आपने पहले स्टेज का बात किया था, तो उपचार के लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि वो कौन सी स्टेज का है। तो जैसे कि डॉक्टर सुनील ने बताया था कि एडवांस स्टेज में लंग कैंसर लंग के बाहर पहुंच जाता है, और जो थोड़ी अर्ली स्टेजेस होती हैं उसके अंदर लंग के अंदर ही रहता है, कुछ और लंग के हिस्सों में गया है कि नहीं गया। तो मोटे तौर पे अगर बात करें, जो अर्ली स्टेजेस होती हैं, जब गांठ छोटी है, उस वक्त जो उपचार का सबसे इम्पॉर्टेंट माध्यम है वो है सर्जरी। सर्जरी करके अर्ली स्टेजेस में अगर उसको निकाला जा सकता है तो उसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। तो अर्ली स्टेजेस में सबसे पहला सर्जरी। उसके बाद अगर हम
थोड़ा और आगे जाएं अगर एडवांस स्टेजेस हैं तो अक्सर जब थोड़ा स्टेज 1 से स्टेज 2 की तरफ चले जाता है और उसे ऑपरेशन करके सर्जरी करके निकाल दिया गया है, तो उसके बाद फिर हमारे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, हम बताते हैं कि उन्हें कीमोथेरेपी की आवश्यकता है कि नहीं है जी। तो दूसरा हुआ, थोड़ा सा एडवांस स्टेज हुआ तो सर्जरी के साथ हम उसकी कीमोथेरेपी कर सकते हैं जी। फिर जब ये तीसरी स्टेज में पहुंच जाता है वहाँ पे सर्जरी या फिर रेडिएशन यानी रेज एक तरह की हाई एक्सरेज होती है जिन्हें रेडिएशन थेरेपी कहते हैं जी। उनसे ट्रीट करना या सर्जरी करना, दोनों में देखा जाता है कि क्या रेडिएशन हो सकता है या फिर सर्जरी हो सकता है। तो उसमें कीमोथेरेपी और रेडिएशन या सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन तीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बार जब वो स्टेज 4 का हो गया यानी कि लंग के बाहर चला गया है, जहां ऑपरेशन संभव नहीं है, शायद रेडिएशन भी संभव नहीं है, वहां पे या तो कीमोथेरेपी या कुछ और तरह की, कुछ जिनको हम टारगेटेड थेरेपीज बोलते हैं या इम्यूनोथेरेपीज बोलते हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। उस स्टेज में हम शायद उसे क्योर तो नहीं कर सकते यानी जड़ से नहीं मिटा सकते, लेकिन कुछ समय के लिए उसे रोक के रख सकते हैं। जी। डॉक्टर कुमार प्रभाष, जब सर्जरी की बात होती है तो किन स्टेजेस पर सर्जरी की जा सकती है और सर्जरी के कितने सक्सेस रेट्स हैं? सर्जरी को लेकर ओवरऑल कैसे समझना चाहिए जब लंग कैंसर की बात हो तो? नमस्ते निखिल जी। नमस्कार। सर्जरी जो है जैसे हमारे कलीग डॉक्टर सचिन ने बताया कि अर्ली स्टेजेस में ज़्यादा कामयाब होती है, जैसे स्टेज 1 हो, स्टेज 2 हो जी। स्टेज 3 के सर्टन पेशेंट्स में भी सर्जरी हो सकती है और आज के टाइम में काफ़ी रिसर्च चल रही है कि बहुत सारे पेशेंट जो स्टेज 4 के हैं, क्या उसमें सर्टन स्पेसिफिक पेशेंट में क्या सर्जरी की जा सकती है। जैसे उनको अगर आज के टाइम में काफी अच्छी ट्रीटमेंट आ गई है स्टेज 4 में, जिससे पेशेंट 5 साल 7 साल में जिंदा रहते हैं, तो कई बार उनकी जो मल्टीपल डिजीज के बदले सिर्फ एक डिजीज है और पार्ट ऑफ डिजीज आगे बढ़ती है या ऊपर वो आगे उसकी संख्या या उसकी साइज बढ़ जाती है, तो उसमें ये शोध हो रही है कि क्या वहां भी सर्जरी कर सकते हैं जी। तो सर्जरी की काफी ऑलमोस्ट सारे स्टेजेस में कोई ना कोई तरह का रोल होता है एंड उसके अलावा कई बार सर्जरी की रोल होती है, जैसे कि फेफड़े में पानी जम जाता है तो पानी निकालने के लिए भी सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तो ऑलमोस्ट हर स्टेज में सर्जरी की डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल है जो कि हमें ध्यान रखना होता है कि हम उसका इस्तेमाल करें पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट के लिए जी। एक सवाल हमारे व्यूअर पूछ रहे हैं कि क्या सर्जरी के बाद रेडिएशन थेरेपी की ज़रूरत होती है डॉक्टर कुमार? सर्जरी के बाद रेडिएशन थेरेपी की ज़रूरत सर्टन सिचुएशन में है। आज से थोड़े दिन पहले काफ़ी जगहों पे हम लंग कैंसर में रेडिएशन थेरेपी देते थे सर्जरी के बाद, बट आज के टाइम में बहुत ही सिलेक्टेड सिचुएशन में देते हैं। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो रेडियोथेरेपी की रोल जो है स्टेज 3 पेशेंट्स में जिसमें सर्जरी नहीं हो सकती है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके अलावा स्टेज 4 डिजीज में अगर जहाँ पे ट्यूमर हो जिसकी वजह से सिम्टम हो, फॉर एग्जांपल अगर ब्रेन में गई हो बीमारी, बोन में गई हो बीमारी, और अगर वो सिम्टोमेटिक हो तो उसमें रेडिएशन थेरेपी की बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है जी। यानी कि ये डिपेंड करेगा कि किस व्यक्ति में किस तरह से कैंसर प्रेजेंट कर रहा है, किस तरह से उसकी बीमारी बढ़ रही है। डॉक्टर सुनील कुमार, क्या कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, इन विषयों पर भी जानना चाहेंगे, दोनों में क्या अंतर है, किन स्टेजेस पर इसका यूज़ होता है, कैसे समझें इनको? मेरे ख्याल से डॉक्टर सचिन जो एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं वो इसके बारे में बेहतर आपको बताएंगे। जी डॉक्टर सचिन, आप लेना चाहेंगे सवाल? देखिए, मैंने आपको बताया था कि 5 प्रमुख आजकल हम बोलेंगे कि इलाज के लिए, लंग कैंसर के इलाज के लिए चीज़ें हैं। सर्जरी है, रेडिएशन है, कीमोथेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी है और इम्यूनोथेरेपी है। तो मैं जो आपको बताऊंगा वो है कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी का। कीमोथेरेपी दवा है एक तरह की जो आप ये समझ लीजिए डायरेक्टली जाके कैंसर सेल को मारती है। जाएगी वो दवा, जाएगी कैंसर सेल के डीएनए पे या किसी और जगह पे एक्शन लेगी और उस कैंसर सेल को मार देगी। पर कीमोथेरेपी के साथ में कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये समझिए उस दवा के लिए ये समझ पाना कि ये नॉर्मल सेल है कि कैंसर सेल है थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए जब कैंसर का सेल मरता है तो साथ में नॉर्मल सेल्स भी मर जाते हैं। तो
वो उसके कारण उसके साइड इफेक्ट होते हैं। ये कीमोथेरेपी है। अब धीरे धीरे शोध हुआ, रिसर्च हुई और कुछ नई बातें समझ में आई कि कुछ ऐसे लंग कैंसर के सेल हैं जिनके ऊपर कुछ ऐसा, ये समझ लीजिए एक तरह का प्रोटीन है जिसके ऊपर अगर हम सीधा टारगेट करें तो वो अंदर कैंसर सेल को मार देता है और वो प्रोटीन बाकी जो अपना शरीर के अंग है वहां पे कम मिलता है। तो उसके लिए शोध हुआ और ऐसा पता लगा कि अगर ऐसा गोली, दवाई या कोई थेरेपी हो जो डायरेक्टली जाके उस सेल के ऊपर ही जाए जहां वो प्रोटीन है, जहां वो चीज एक तरह का आप समझिए कोई केमिकल है, तो वो ज्यादा चांस है कि कैंसर सेल को ही मारेगा लेकिन नॉर्मल सेल को छोड़ देगा। तो इस तरह से टारगेट, इसको हम टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं। यानी उसका टारगेट रहेंगे वो पर्टिकुलर सेल्स जो कैंसर सेल्स। बिल्कुल, वो सेल के ऊपर एक टारगेट है, वही जाके जो दवाई है वो एक्शन लेगी। तीसरा है इम्यूनोथेरेपी। तो इसको थोड़ा सा जो हमें समझना, वो इससे समझना है कि हर शरीर की एक लड़ने की क्षमता होती है, इन्फेक्शन से भी और कैंसर से भी। आप ये कह सकते हैं जो भी हमारे शरीर के लिए ऐसी चीज है जो कि फॉरेन है, यानी कि हमारे शरीर का अपना अंग नहीं है, उससे हमारी एक लड़ने की क्षमता है। लेकिन साथ साथ उसको कंट्रोल करने के लिए कि हमारी जो लड़ने की क्षमता है हमारे शरीर के अंग को ही ना इफेक्ट करे, उसके अंदर कुछ कंट्रोल मैकेनिज्म है या कुछ रोकथाम के उपाय हैं। तो ऐसा देखा गया कि जहाँ पे जो कैंसर के सेल हैं वहाँ पे हमारे जो बॉडी के लड़ने वाले सेल हैं वो वहाँ जा रहे हैं, कुछ तो मार पा रहे हैं लेकिन कुछ अपने ही बॉडी के रोकथाम के जो मैकेनिज्म है उसके कारण वो नहीं मार पा रहे हैं। वो रोकथाम के मैकेनिज्म बॉडी ने अपने आप बनाए हैं जिससे कि नॉर्मल सेल्स इफेक्ट ना हो। तो इम्यूनोथेरेपी एक ऐसी तरह की दवाई है वो जो बीच में रुकावट आ रही है कैंसर सेल को मारने में, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ही मारना चाहती है लेकिन मार नहीं पा रही है, वो एक रुकावट आ रही है, उस रुकावट को रोकने की कोशिश करती है। यानी कि हमारी बॉडी की जो अपनी शक्ति है उसको बढ़ा देती है कैंसर सेल को मारने की। इस तरह आप उसको समझ सकते हैं। तो ये तीन चीजें जो अब हैं आजकल लेटेस्ट आई हैं, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। अच्छा, क्या एट ए टाइम एक या एक से ज्यादा थेरेपीज चल सकती हैं क्या? ऐसा भी है या अलग अलग ही चलेंगी? बिल्कुल, तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि एक से ज़्यादा थेरेपीज़ भी चल सकती हैं इकट्ठे। और इसमें मैं आपको बोलना चाहूँगा कि डॉक्टर कुमार प्रभाष की अपनी रिसर्च है, वो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। जी बिल्कुल। तो मैं क्वेश्चन उनको डायरेक्ट करना चाहूँगा बिकॉज उन्होंने खुद इन दोनों को कंबाइन करके देखा है। बिल्कुल ठीक बात है। तो डॉक्टर कुमार प्रभाष, आप बताएंगे कि किस तरह से ये एक साथ थेरेपीज चल सकती है, कितना इम्पैक्ट या चेंज लाया जा सकता है इन थेरेपीज के जरिए, और ख़ासतौर पर क्या ये ऑप्शंस वाइडली अवेलेबल है या कितने एफोर्डेबल है, ये भी जरूर जोड़िएगा इसमें। तो जैसे डॉक्टर सचिन ने बताया, ये डिफरेंट टाइप ऑफ थेरेपी डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। तो ये कई बार अकेले दिए जाते हैं, कई बार कंबाइन करके, और जो कॉम्बिनेशन होता है वो तो उसका तरीका भी अलग होता है। कई बार साथ में होता है, कई बार सिक्वेंशियली होता है। तो जैसे आप देखेंगे आज के टाइम में ऑलमोस्ट हर एक स्टेज में इनका रोल है। मे बी स्टेज 1 को अगर छोड़ दे तो स्टेज 2 हो, स्टेज 3 हो, स्टेज 4 हो, और इनकी जो बेनिफिट है काफी सब्सटेंशियल है। अगर स्टेज 2 की बीमारी हम देखें तो उसमें अगर हम ये सारी ट्रीटमेंट ना दे तो 100 में से करीब 40 जो मरीज हैं उनकी बीमारी वापस आ जाती है। और ये ट्रीटमेंट अगर दी जाए तो ऑलमोस्ट 10 या 15 पेशेंट्स के ही बीमारी वापस आते हैं। अगर स्टेज 3 की बीमारी ली जाए तो 100 में से ऑलमोस्ट 70 पेशेंट्स की बीमारी वापस आ जाती है सर्जरी के बाद, अगर ये ट्रीटमेंट ना दी जाए। बट अगर ये दी जाए, दैट इज कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी वेयर रिक्वायर्ड एंड इम्यूनोथेरेपी वेयर रिक्वायर्ड, तो ऑलमोस्ट 10-15 लोगों की बीमारी या 20 लोगों की बीमारी वापस आती है। तो बेनिफिट तो सब्सटेंशियल है जी। इसकी जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हुई थी, मेनली हुई थी आपकी स्टेज 4 की बीमारी में। तो स्टेज 4 की बीमारी में पहले जो एवरेज लाइफ होती थी वो अराउंड 6 से 8 महीने होती थी। आज के टाइम में अगर पेशेंट्स के वो टेस्ट में, जैसे डॉक्टर सचिन ने बताया कि अगर वो म्यूटेशंस हैं, जेनेटिक चेंजेस पॉजिटिव हैं, और उनको अगर आप टारगेटेड थेरेपी दे सकते हो तो एवरेज लाइफ अराउंड 4 से 5 साल के आसपास की होती है। अगर इम्यूनोथेरेपी दी जाए जहां की पेशेंट्स उसके लिए फिट हों और उसके लिए जो मार्कर पॉजिटिव हों, तो जहां 5 साल की एवरेज लाइफ अराउंड 5% होती थी, आज के टाइम में अराउंड 30% है। मतलब काफी और भी चीजें करने की जरूरत है, बट बेनिफिट जो है वो काफी सिग्निफिकेंट है और ये ट्रीटमेंट कंसीडर की जानी चाहिए जी। तो जी। ये हुई कि हम ट्रीटमेंट कैसे दे पाते हैं।
और जैसा आपने बताया क्या कंबाइन की जाए, मैंने बताया जैसे कि अर्ली स्टेजेस बीमारी में अगर हम इनको देते हैं तो जनरली जो है सीक्वेंशली देते हैं। कीमोथेरेपी दिया, उसके बाद टारगेटेड थेरेपी दी, कीमोथेरेपी दिया, उसके बाद इम्यूनोथेरेपी दी, या फिर सर्जरी के पहले कीमोथेरेपी और साथ में इम्यूनोथेरेपी भी कंबाइन की। एडवांस स्टेज डिजीज में ये कंबाइन की गई हैं, कीमोथेरेपी को इम्यूनोथेरेपी के साथ, कीमोथेरेपी को टारगेटेड थेरेपी के साथ। और ऐसा लगता है कि बहुत सारे पेशेंट्स में अगर ये कंबाइन की जाए, कुछ पेशेंट्स में वी कैन गिव इट अलोन, काफी सारे पेशेंट्स में अगर ये कंबाइन की जाए तो बेनिफिट भी काफी सिग्निफिकेंटली ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अगर हम अकेले दे जाए। जो डॉक्टर सचिन बात कर रहे थे वो शोध की, वो हमारे यहाँ टाटा हॉस्पिटल में हुई थी, हमारे यहाँ के लोगों ने की थी। उसमें दिखाया गया कि अगर आप देते हैं ये तो जो एवरेज लाइफ है पेशेंट्स की वो डबल हो जाती है, खासकर स्टेज 4 बीमारी में। जो आपने नेक्स्ट सवाल पूछा वो बड़ा इंपॉर्टेंट था कि ये ट्रीटमेंट्स जो हम बात कर रहे हैं, हम सब लोग बोल रहे हैं जी, ये इंपॉर्टेंट है, इससे पेशेंट्स को बेनिफिट होती है, क्या ये अवेलेबल है? यस, बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, बट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था क्या ये अफोर्डेबल है, क्या ये एक्सेसिबल है? जी, तो वो एक मेजर चैलेंज है, खासकर सर्टन पार्ट ऑफ टारगेटेड थेरेपी में, सर्टन पार्ट ऑफ इम्यूनोथेरेपी में, सर्टन पार्ट ऑफ न्यूरो टेक्नोलॉजी रेडियोथेरेपी में, एंड सर्टन पार्ट ऑफ न्यूरो टेक्नोलॉजी सर्जरी में। जी, और उसकी चैलेंज ये है, और उसकी चैलेंज मेनली बिकॉज ऑफ कॉस्ट है। श्योर, सर्टन पार्ट ऑफ एक्सपर्टीज भी है उसके लिए, बट उसकी मेन इशू है कॉस्ट की, जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ आवर पेशेंट्स जो हैं वो नहीं ले पाते हैं। जी, और उसके लिए बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है। हमने कुछ चीजें देखी, जैसे इस बार बजट में हमने सुना कि देयर आर सर्टेन कंसेशंस गिवन टू सर्टेन ड्रग्स। श्योर, आई होप ये चीजें और भी आगे बढ़े। देयर आर सर्टेन चीजें, जैसे डॉक्टर सचिन ने बताया कि हम लोगों ने थोड़ी डेवलप की है, इसके लिए शोध होने की बहुत जरूरत है। सारे सेंटर ने मिलकर ये करना चाहिए जिससे कि वो ट्रीटमेंट हमारे यहाँ डेवलप हो, जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट उसको अफोर्ड कर पाए। ठीक बात है। तो हमारे साथ में यहाँ पे एक कॉलर जुड़े हुए हैं, जितेंद्र अग्रवाल, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ से हमें कॉल कर रहे हैं। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ, नमस्कार जी। मैं प्रश्न, काफी अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, देख रहा था सर। मेरा एक ही विचार है कि ये लंग्स कैंसर चाहे फर्स्ट स्टेज का हो चाहे लास्ट स्टेज का हो, क्या इस ट्रीटमेंट से प्योरली क्योर होता है या सिर्फ स्टेज वाइज आदमी के जीवन जीने की अवधि तय की जाती है? ठीक है, डॉक्टर सुनील कुमार, आप इनका प्रश्न समझ गए होंगे। जी हाँ जी, देखिए, एक अगर आप ब्रॉडर सेंस में लें तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से दिया जा सकता है कि ये सब कुछ डिपेंड करता है कि किस स्टेज की बात हो रही है। और जैसा अभी डिस्कशन चल रहा था कि पहले 3 स्टेज जो होते हैं जिनके ऊपर आप शायद क्योर की बात कर सकते हैं। एक बार बीमारी जब दूसरे हिस्से में चली जाती है तो बिल्कुल जड़ से खत्म होने के चांसेस कम होते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, लेकिन यह है कि जैसे जैसे स्टेज बढ़ते चला जाता है बीमारी के जड़ से, या जिसको आप क्योर की बात करते हैं, वो होने की संभावना और कम होते जाती है। स्टेज 4 जहाँ तक है उसमें जैसा डॉक्टर प्रभास बता रहे थे अभी, लगभग 70 से 80% लोग हैं जिनकी बीमारी या तो वापस आ चुकी होती है या फिर लगातार आगे बढ़ रही होती है। तो स्टेज 4 के लिए ये आंकड़ा काफ़ी एक तरह से निराशाजनक होता है, लेकिन पहले, दूसरे और तीसरे स्टेज की बात है, खासकर पहले स्टेज की बात है, उसमें क्योर की लगभग 90% से ऊपर संभावना होती है। ठीक बात है। तो ये प्रश्न का उत्तर ज़रूर मिल गया होगा। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, इस विषय पर जो चर्चा हो रही है ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। इसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सब की जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं।
रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है ब्रेक के बाद। एक बार फिर आप देख रहे हैं टोटल हेल्थ। हम चर्चा कर रहे हैं लंग कैंसर पर, किस तरह से इससे बचाव किया जा सकता है, क्या कुछ इससे उपचार हो सकता है और ख़ास तौर पर क्या लक्षण हैं, और सबसे ज़रूरी बात है इसके रोकथाम को लेकर के। डॉक्टर सुनील, हम इसी की बात कर रहे हैं कि जिसको कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो स्क्रीनिंग अगर की बात करें अगर लंग कैंसर की, तो क्या ये अवेलेबल है, क्या स्क्रीनिंग संभव है इसकी? किस तरह से देखें हमारे देश में, कैसे समझना चाहिए इसको? देखिए, जहाँ तक रोकथाम की बात है, और ये किसी भी कैंसर के लिए वाजिब सी बात है जी, उसके 2 पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि बीमारी को होने नहीं दिया जाए, जिसको कि आप प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं जी। उसके बाद की बात आती है कि अगर बीमारी होनी शुरू भी हो गई है, इससे पहले कि वो एक तरह से इनक्यूरेबल स्टेज में पहुंचे या फिर बहुत आगे बढ़ जाए, उसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके। उसके बाद तीसरा पहलू आता है कि अगर बीमारी पकड़ में आ गई है तो उसको बिना देर किए हुए उसका इलाज किया जाए, चाहे जिस स्टेज की भी बीमारी हो। तो सबसे पहली बात है कि जो आपने बोला कि बाकी कई सारे जो पश्चिमी देश हैं वहाँ पर स्क्रीनिंग, खासकर जो लंग कैंसर स्क्रीनिंग की बात है, और ये वहाँ पर शुरू किया गया है जी, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन भारत जैसे देश में जहाँ पर कि इतनी बड़ी जनसंख्या है और संसाधनों की एक सीमित मात्रा है, अगर आप दोनों चीज़ों को कंबाइन कर लें तो शायद एक प्रैक्टिकल या फिर व्यवहारिक पहलू ये होगा कि वे लोग जिनमें लंग कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है, जिनके के रिस्क फैक्टर्स हैं जी, और उसमें आता है कि कोई भी 40-50 से ऊपर का व्यक्ति जी, खासकर जिसे बहुत सालों से 10 साल से भी ऊपर के लिए स्मोकिंग या किसी भी रूप में टोबैको के यूज की हिस्ट्री रही है जी, खासकर वो लोग टारगेट किए जाएं। और वैसे जगह पे और वैसे भी लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, उसके लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग, यानी कि अगर आप मान लीजिए कि कहीं भी अपने जॉब के लिए जा रहे हैं, वहाँ आपका मेडिकल चेकअप होता है, तो एक तरह से इस चीज़ को रूटीन कर लिया जाए और वैसे लोगों को टारगेट किया जाए जिनके की रिस्क फैक्टर हैं, तो शायद हमें स्क्रीनिंग प्रोग्राम के जो एडवांटेज हैं उसको एक प्रैक्टिकल तौर पर लेने में ज़्यादा सहूलियत होगी। उसके बाद की बात आती है कि अगर मान लीजिए कि कभी भी ऐसे लक्षण होते हैं तो कभी भी मरीज के तौर पर भी कभी भी डॉक्टरी सलाह लेने में कभी भी डिले नहीं किया जाए, देर नहीं किया जाए, इससे बीमारी और बढ़ती चली जाती है। तीसरा पहलू है कि और वो मेडिकल साइंस के जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उनके ऊपर आता है कि एक बार इस तरह के लक्षण लेकर मरीज जब भी आता है तो कभी भी सिर्फ टीबी या उसके टर्म में न सोचे, बल्कि और भी उसकी संभावनाएं हैं, और उसमें एक जो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है वो है लंग कैंसर की, ताकि उसे जल्दी से जल्दी डायग्नोज किया जा सके, जल्दी से जल्दी उसका इलाज शुरू किया जा सके जी। अब रही उसके बाद आपने पूछा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जी, तो सीधी सी बात है, जो कारण हमें पता है अगर उनसे बचा जा सकता है तो बहुत हद तक बीमारी से भी बचा जा सकता है, लंग कैंसर की बीमारी से। और उसमें पहला कारण, और शायद पहले दूसरे तीसरे कारण सारे मिला लें तो भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्मोकिंग जी। टोबैको किसी भी रूप में, तंबाकू का इस्तेमाल, चाहे वो बीड़ी, सिगरेट, स्मोकिंग किसी भी रूप में हो, अगर इससे बचा जा सकता है तो शायद बहुत हद तक आप फेफड़े की कैंसर की बीमारी से भी बच सकते हैं। कारण को आप छोड़ दें, शायद उसका रिजल्ट हमें न भुगतना पड़े। तो ये पब्लिक के लिए बहुत बड़ा एक तरह से मैसेज है कि जो पहला इंपॉर्टेंट कारण है और शायद आखिरी इंपॉर्टेंट कारण है, अगर उससे बचा जा सकता है तो आप फेफड़े के कैंसर से भी बच सकते हैं
जी जी जी। और यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुशांत निगम, जो कि नई दिल्ली से हमें कॉल कर रहे हैं। सुशांत जी, पूछिए अपना सवाल। जी, मैं 67 इयर्स ओल्ड हूँ। मुझे 4 साल पहले कोलोन में हुआ था, जो कोलोस्टोमी और कोलोस्टोमी क्लोजर करके रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी करके ठीक कर दिया गया। 2022 दिसंबर में मुझे जो है लंग्स में मेटास्टेसिस हो गया। तब से मेरी टारगेट थेरेपी चल रही है। अभी साइबर नाइफ रेडिएशन थेरेपी भी हुई है। तो मैं ट्रीटमेंट को अच्छी तरह से टॉलरेट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये जानना है कि मेरा ये कैसे ठीक हो सकता है, इसमें क्या मैं और करूं। मैंने कभी तंबाकू कभी भी नहीं लिया मैंने, तो मेरा कैसे ठीक हो सकता है, ये इसके बारे में बताएं और क्या इलाज करूं। ठीक है, डॉक्टर सचिन खुराना, आप इनका सवाल लेना चाहेंगे? तो देखिए, उन्होंने बताया कि शायद अगर मैंने बिल्कुल सही समझा है, उन्होंने कभी तंबाकू नहीं लिया, उसके बावजूद भी शायद उनको ये हुआ है। जी। तो हमने भी बात किया कि स्मोकिंग सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, बिल्कुल है, लेकिन ऐसा भी देखा गया है जिन्होंने तंबाकू सेवन नहीं किया या जिन्होंने कभी स्मोकिंग नहीं किया, उनमें भी कुछ और कारण जो हमने डिस्कस किया, और कुछ ऐसे कारण शायद जिनका पता लगने में अभी कुछ समय और लगेगा, कुछ अंडर रिसर्च हैं। लंग कैंसर हो सकता है, और अभी इन्होंने बताया कि इनको टारगेटेड थेरेपी चल रही है। तो ऐसा ही देखा गया है, जो स्मोकिंग नहीं करते हैं उनके अंदर टारगेट्स भी ज़्यादा मिलते हैं। और डॉक्टर कुमार ने बताया था कि इनफैक्ट टारगेटेड थेरेपी से जो जीवन काल है काफ़ी कैंसर के मरीजों का, स्टेज 4 वालों का भी, यानी जिनको मेटास्टेसिस हो गया है, उनका भी जीवन काल काफ़ी हद तक बढ़ गया है। तो और मैंने बताया था कि एक समय पे आके हमें देखना है कि हमें इसको रोकथाम कैसे करनी है। अगर हम क्योर नहीं भी कर पा रहे तो हम उसे कंट्रोल में रख रहे हैं, जिसमें कि मरीज की सेहत अच्छी है, वो दवाई खाता जा रहा है, उसकी सेहत अच्छी रह रही है। तो यही शायद इनके लिए मैसेज है। ये ऑलरेडी अपनी टारगेटेड थेरेपी ले रहे हैं, अच्छे से उसको ये अपना टॉलरेट कर रहे हैं। अपने डॉक्टर की सलाह लें, उनसे बात करें, जब जब वो कहें अपने सही समय पे टेस्ट करवाएं, देखें कि दवा काम कर रही है, और अगर नहीं कर रही है तो उसको बदलें, और उसके बारे में अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। वो बेस्ट तरीका होगा इनको आगे अपनी रोकथाम करने का। जी, तो मुझे उम्मीद है कि सुशांत जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और यहाँ दर्शकों रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिए। लंग कैंसर पर चर्चा ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और हम चर्चा कर रहे हैं लंग कैंसर की। कैसे इससे बचाव किया जाए, कैसे इसका इलाज किया जा सकता है, और क्या कुछ थेरेपीज़ है जो इसमें इस्तेमाल की जा सकती हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी कि जानकारी ही बचाव है, और जागरूक होना भी बचाव का एक अगर कहा जाए साधन है तो गलत नहीं होगा। हमारे साथ ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आप सबका तारुफ करा दें, डॉक्टर सुनील कुमार, जो कि प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, एम्स न्यू दिल्ली से। उसके साथ ही साथ डॉक्टर सचिन खुराना, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी, एम्स न्यू दिल्ली से। और डॉक्टर कुमार प्रभाष, जो कि प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, मुंबई से। डॉक्टर कुमार प्रभाष, एक बात हम और समझना चाहेंगे, कुछ सवाल भी हमारे पास ईमेल पर आ रहे हैं कि क्या सर्जरी सबकी की जा सकती है, या ज़्यादा एजेस में अगर कुछ लोग हैं, एल्डरली हैं, तो उनकी सर्जरी नहीं की जा सकती। इसको लेकर के बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारी भ्रांतियां हैं। मैं चाहूँगा कि इस विषय में भी हमारे दर्शकों को बताएं आप। सर्जरी जो है उसकी जो जरूरत है वो हर एक स्टेज में होती है। उसका रोल अलग अलग होता है, बट हर एक स्टेज में होती है जी। बट आपने जो क्वेश्चन रेज किया वो इम्पोर्टेंट है कि क्या जरूरत है तो क्या पॉसिबल है कर पाना। तो वो एक इम्पोर्टेंट इशू है। जरूरी नहीं है कि हर एक स्टेज में जहाँ की सर्जरी की जरूरत है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेज 1 स्टेज का पेशेंट हो और उसको सर्जरी की जरूरत है, बट क्या वो पॉसिबल है कि वो कि हम उसको ऑपरेट कर पाए।
तो कई बार एज की वजह से, बट एज इज नॉट द ओनली फैक्टर। अगर उसकी लंग की फंक्शन अच्छी ना हो, उसकी कोमॉर्बिडिटीज हो, तो पेशेंट को एनेस्थीसिया देना और एनेस्थीसिया के टाइम पे पेशेंट को सर्जरी कर पाना और उसको बाहर निकाल पाना वो पॉसिबल नहीं होता है जी। तो यस, आउट ऑफ 100 पेशेंट जिसको कि सर्जरी रिक्वायर्ड हो, ऑलमोस्ट 20-30% पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें कि सर्जरी पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि उनको हम एनेस्थीसिया दे के सर्जरी करके वापस ना ले पाए, उसको बोलते हैं ऑपरेबिलिटी। रिसेक्टेबिलिटी होती है कि हम ट्यूमर निकाल पाए, और ऑपरेबिलिटी होती है कि हम सर्जरी में ले जाके पेशेंट को निकाल पाए। बट उसके लिए ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं, जैसे आज के टाइम में रेडियोथेरेपी बेस्ड ट्रीटमेंट हो, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी बेस्ड ट्रीटमेंट हो, वो ट्रीटमेंट अवेलेबल है इस तरह के पेशेंट का, जिसमें कि सर्जरी पॉसिबल नहीं हो, क्योंकि वो पेशेंट फिट नहीं है, तो ये ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट सोची जा सकती है। जी। डॉक्टर सुनील, उपचार के साइड इफेक्ट्स को कैसे मैनेज किया जा सकता है लंग कैंसर की अगर बात करें तो? देखिए, उपचार के जहाँ तक साइड इफ़ेक्ट्स की बात है, तो खासकर ये जिन लोगों को कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी जो दी जा रही होती है, उनमें खासकर कीमोथेरेपी के बाद ये काफ़ी हद तक देखा जाता है। सर्जरी के अपने प्रॉब्लम हैं, क्योंकि सवाल इसमें ये भी जुड़ा हुआ है कि जिन लोगों का उपचार हो रहा है, क्या वो रोज़मर्रा का जीवन कैसे जिएं, क्या उसको भी बेहतर बनाया जा सकता है, तो इसको भी लीजिएगा। बिल्कुल जी। जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कुछ हद तक तात्कालिक होते हैं और कई बार वो गंभीर भी हो सकते हैं। दवाइयों के, जैसा डॉक्टर सचिन ने बताया कि दवाइयों के अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और कुछ लोगों में अगर ज़्यादा रिएक्शन होता है, ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो कई बार वो जानलेवा भी हो जाती है। ये भी एक सत्य है। लेकिन ये है कि ज़्यादातर जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो तात्कालिक तौर पर होते हैं और कुछ दिन बाद रिकवर हो जाते हैं। लेकिन कई सारी चीज़ें हैं जो मरीज के तौर पर अपने तौर पर कर सकता है और वो रिकवरी में हेल्प करती हैं। वो इस तरह से होती हैं कि अगर खासकर आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपके जो आपका खान पान, डाइट बहुत अच्छा होना चाहिए। आप इन्फेक्शन से बचें, क्योंकि कीमोथेरेपी देने के बाद आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी है, वो काफ़ी नीचे चली जाती है। जी। जो सेल्स हैं जो इस लड़ाई को लड़ते हैं, वो उनमें असर होता है और वो उनकी संख्या काफ़ी कम हो जाती है। तो अगर एक क्रिटिकल वैल्यू से कम हो जाती है, तो कई बार ऐसा होता है कि आपको फेफड़े का इन्फेक्शन हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, और वो खतरनाक हो सकता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका खान पान अच्छा होना चाहिए, आप इन्फेक्शन से बचें, इन्फेक्टिव एनवायरनमेंट से बचें, और अपने घर में कम से कम साफ सफाई रखें, और जो जितना संभव हो सकता है वो इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में ना आए। जी। और ये सब कुछ चीज़ें हैं जिससे कि आप साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। जी। उसे गंभीर ना होने देना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जी। उसके बाद आपने पूछा कि जो अगर उपचार होता है तो जी किस तरह से अपना जो रोज़मर्रा का जीवन है उसको जिए। तो जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो, जैसा मैंने बताया कि जब एक बार रिकवर हो जाता है व्यक्ति, उसके बाद काफ़ी हद तक अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर वापस आ सकते हैं। लेकिन इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि आप इन्फेक्शन से बच सकें। और जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आप लगातार फॉलोअप में रहें, और जो दवाई जो है एक पूरा कोर्स पूरा करें, कभी भी उसको बीच में छोड़ने की बात नहीं होनी चाहिए। जी। काफ़ी हद तक ये निर्भर करता है कि आपकी स्थिति पहले की, खासकर फेफड़े की फंक्शन पहले की कैसी थी। जैसा डॉक्टर कुमार प्रभास बता रहे थे कि कई सारे मरीज होते हैं जिनमें कि फेफड़े के फंक्शन अच्छे नहीं होते हैं, तो कई बार उनका ऑपरेशन भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये भी बात है कि अगर एक बॉर्डरलाइन फंक्शन है और उसमें हमने ऑपरेशन कर भी दिया है, तो फेफड़े का कुछ हिस्सा निकालने की वजह से उसमें फंक्शन नीचे चला जाता है, और उनमें फिजियोथेरेपी वगैरह की बहुत आवश्यकता होती है, इन्फेक्शन से बचने की आवश्यकता होती है, ताकि फेफड़े का फंक्शन जो है वो उसको बढ़ाया जा सके और उसको और डिटोरिएट नहीं होने दिया जाए। तो जब आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे, तो बहुत हद तक आप अपने रेगुलर जो रूटीन है उसमें आप वापस आ सकते हैं। ठीक बात है। डॉक्टर कुमार प्रभाष, अगर हम लंग कैंसर की बात करें, इससे जुड़ी हुई रिसर्चेस की बात करें, तो किस तरह से क्या कुछ लंग कैंसर के इलाज में क्या कुछ नई एडवांसमेंट्स हैं पिछले 10-5 वर्षों में, किस तरह से उसको समझना चाहिए? क्या कुछ नई थेरेपीज़ भी आई हैं? रिसर्च को लेकर के क्या स्थिति है? मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को।
आई थिंक सो डॉक्टर सुनील जी ने और डॉक्टर सचिन ने और हम लोगों ने जो बात की उसमें कई सारी चीजें थी जो कि काफी नई आई हुई हैं। मैं उसको समराइज करूंगा जी। तो हर एक फील्ड में कई सारी चीजें लास्ट 10-15 इयर्स में नई आई हैं। जैसे रेडियोथेरेपी में टेक्नोलॉजी कई सारी नई आई है। हमने ये वर्ड सुने हैं, IMRT हो, प्रोटॉन थेरेपी हो, SBRT हो, सर्जरी में जैसे रोबोटिक है वो काफी रिलेटिवली रिसेंट है एंड दिस इज अ फेयरली डिसेंट एडवांसमेंट जी। इसके अलावा हम सिस्टमिक थेरेपी में जैसे डॉक्टर सचिन बता रहे थे, वी हैव न्यूअर कीमोथेरेपी कुछ खास नहीं आई है, लेकिन टारगेटेड थेरेपी में काफी सारी डेवलपमेंट है जिसमें कि पेशेंट्स को टैबलेट दी जाती है, उसको इंजेक्शन की जरूरत नहीं होती है एंड टैबलेट जो होती है हम दे पाते हैं ऐसा जैसा कि हम डायबिटीज और हाइपरटेंशन के पेशेंट को देते हैं, वो रेगुलर ओपीडी में आते हैं और उससे उनकी बीमारी कंट्रोल में रहती है। उसके अलावा डॉक्टर सचिन बता रहे थे इम्यूनोथेरेपी के बारे में। इम्यूनोथेरेपी जो कि रिलेटिवली रिसेंट डेवलपमेंट है, उससे बहुत सारे पेशेंट्स को इन चीजों से फायदा हुआ है और कई सारी डेवलपमेंट इन सबकी कॉम्बिनेशन से आई है। और इसके बियॉन्ड और भी कई सारी नई डेवलपमेंट हो रही है जिससे कि जो आज के टाइम में अचीवमेंट है उसके बियॉन्ड भी हम पेशेंट्स की हालत को इम्प्रूव कर सके और उनकी लाइफ को इंक्रीज कर सके। मेरे ख्याल से जो इम्पोर्टेंट पहलू है रिसर्च के बारे में इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जी, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी पिछले 10-15 सालों में लंग कैंसर में हमारी रिसर्च जो है पहले के मुकाबले अच्छी हुई है। लेकिन हम बोलें क्या ये ऑप्टिमल है, तो मेरा कहना है कि नहीं, ये ऑप्टिमल शायद नहीं है। मैं एक नंबर दूंगा जस्ट फॉर एग्जांपल कि ये एक तरीका होता है जज करने का कि इस कंट्री में उस फील्ड में कितनी रिसर्च हो रही हो। तो अगर लंग कैंसर में इंडिया से अगर साल भर में अराउंड 400 से 500 रिसर्च पेपर जाते हैं, तो चाइना से करीब करीब 4000 से के ऊपर जाते हैं। तो ये बताने के लिए है कि शायद हमें काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है इस फील्ड में। और इसकी जो इम्पोर्टेंस ये होती है कि इससे पेशेंट को एक्सेस ऑफ ट्रीटमेंट काफी बढ़ जाती है। ठीक बात है। और हमारे साथ यहाँ पर एक कॉलर जुड़े हुए हैं, नीलेश, जो कि महाराष्ट्र से हमें कॉल कर रहे हैं। नीलेश, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि मेरे मम्मी को 2 साल पहले कैंसर हुआ था, तो अभी मुझे वगैरह कुछ हो सकता है क्या? ठीक है, डॉक्टर प्रभाष इनका सवाल लेना चाहेंगे। तो ये जो सवाल पूछ रहे हैं ना, इसका बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और खासकर सोसाइटी के लिए कि अगर मुझे कैंसर है तो क्या मेरे घर में लोगों को कैंसर हो सकती है? क्या मैं जिसके साथ खान पान कर रहा हूँ, उठ बैठ रहा हूँ, क्या उसको कैंसर हो सकती है? हाँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि देखिए, कैंसर छुआछूत की बीमारी नहीं है। कैंसर अगर मुझे है तो मेरे घर में लोगों को होगा, ऐसा नहीं है। तो जिसके साथ मैं खान पान कर रहा हूँ, जिसके साथ मैं रह रहा हूँ, जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, उसको होगा, ये ऐसी बात बिल्कुल नहीं। एक दूसरा पहलू है कि क्या ये इनहेरिटेड है, कि अगर मुझे हुआ है तो मेरे बच्चों को हो सकता है, क्योंकि इनहेरिटेड बीमारी ऐसे जाती है। कैंसर जो है 100 में से अलग अलग बीमारियों में, अलग अलग तरह के कैंसर में ये नंबर अलग होता है, बट इन जनरल इन लंग कैंसर में ये इनहेरिटेड बीमारी नहीं होता है। आज के टाइम में देयर इज हार्डली एनी प्रूफ कि लंग कैंसर कैन बी इनहेरिटेड डिसऑर्डर। तो ये क्यों होता है? ये ऑब्वियसली जैसे डॉक्टर सुनील ने बताया कि हम अगर सिगरेट पीते हैं तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है, और कुछ कारण है उनकी वजह से होता है, बट ये इनहेरिटेड बीमारी नहीं है, ना ही ये छुआछूत की बीमारी है। तो इंपॉर्टेंट मैसेज है, प्लीज अपने आप पे ब्लेम मत डालिए, अपने परिवार पे प्लीज ब्लेम मत डालिए। हाँ, ब्लेम होनी चाहिए तो इस पे होनी चाहिए कि अगर हम सिगरेट पी रहे हैं तो जरूर हमें उसको छोड़ना चाहिए। आसपास कोई पी रहा है तो हमें जरूर उस पर मेहनत करनी चाहिए कि समाज में लोग कम सिगरेट पिए। जी बिल्कुल, ये संदेश सभी तक जाना चाहिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो,
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं लंग कैंसर की, किस तरह से इससे बचाव किया जाए, क्या कुछ उपचार के तरीके, इन विषयों पर हमने व्यापक चर्चा की है। उम्मीद है कि इन जो तमाम संदेश हैं वो आपने आत्मसात किए होंगे और हम इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं। डॉक्टर सुनील, कैंसर के साथ जीवन ये किस तरह से देखेंगे, या जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? क्या संदेश आप हमारे दर्शकों को देंगे? सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि व्यक्ति को और आम जनता को ये समझना पड़ेगा कि कैंसर कोई एक लाइलाज बीमारी नहीं है, और न तो ऐसी बीमारी है जिसके लिए कि आप अपनी किस्मत को दोष दें या जो भी कह लें। इम्पॉर्टेंट ये है कि इससे लड़ने के जो तरीके हैं, इलाज है, उस पर ध्यान दिया जाए और जल्दी से जल्दी पकड़ने की दिशा में जो जो प्रयास हो सकते हैं उनके बारे में सोचा जाए जी। उतना ही इम्पॉर्टेंट ये है कि जो जो कारण आपको पता है एक जनरल पब्लिक के तौर पर कि टोबैको किसी भी रूप में, चाहे वो धूम्रपान हो, सिगरेट, बीड़ी, जो भी है, उससे बचने की ज़रूरत है जी। और वो जब तक नहीं करते हैं तब तक ये बीमारी लगातार बढ़ती रहेगी। और अगर कुछ लक्षण जो हम लोगों ने बताए उनको कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जाए। कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर जिसे लगातार खांसी रह रही है, खांसी में खून आ रहा है, वजन घट रहा है, भूख मर रही है, छाती में दर्द लगातार बना हुआ है, तो ये सब चीजें अगर हैं तो कभी भी इसे लेकर बैठे नहीं रहा जाए, बल्कि तुरंत डॉक्टरी सलाह लेने की जरूरत है जी। और उसका आगे इलाज की ध्यान देने की जरूरत है। ठीक बात है। डॉक्टर सचिन खुराना, मैं चाहूंगा कि बहुत संक्षेप में अपना संदेश। बिल्कुल। तो मैं सिर्फ एक ही बात को रेनफोर्स करना चाहूँगा, दोबारा कहना चाहूँगा। निखिल जी, आपने भी अभी हमें बताया है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और हमें पता है कि लंग कैंसर का एक प्रमुख कारण है स्मोकिंग, तंबाकू का सेवन। और स्मोकिंग के तो पैकेट पे लिखा भी होता है कि स्मोकिंग किल्स। तो इससे आज ही, अगर आज आप स्मोक कर रहे हैं तो आज ही तुरंत अपने नियरेस्ट अस्पताल में जाइए, उनसे बात करिए कि आप कैसे स्मोकिंग को छोड़ सकते हैं। आप अपने दोस्तों में, अपने परिवारजनों में उनको जाके बताइए कि स्मोकिंग को छोड़ना है। जो नहीं कर रहे हैं उनको बताना है कि स्मोकिंग नहीं करनी है। मैं आई थिंक यही एक संदेश दूंगा, स्मोकिंग से बचिए, अगर कर रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए। लंग कैंसर 50-60% अपने आप ही कम हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो ये बेहद महत्वपूर्ण संदेश है। हमारे पास समय आज के लिए बस इतना ही। हम अपने तीनों खास मेहमान डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर सचिन खुराना और डॉक्टर कुमार प्रभाष का धन्यवाद करेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन विषयों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। तो टोटल हेल्थ के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज के इस एपिसोड से जो कुछ भी संदेश मिला है उसको आप ज़रूर अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, स्मोकिंग छोड़ेंगे, अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे, एक स्वस्थ जीवनचर्या अपनाएंगे और बीमारियों से दूर रहेंगे। तो आज के इस अंक पे बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।